हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जिसे सुन महक अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोली, मुझे नहीं पता आप क्या फ़ैसला लेना चाहते हो, लेकिन मैं अपने बच्चों को खुद से दूर नहीं भेजूंगी। इंडिया में भी बहुत अच्छी स्टडी है। बात सिर्फ स्टडी की नहीं है महक, मैं उन्हें वो बनाना चाहता हूँ जो फ्यूचर में सारंग एम्पायर के आसमानों से भी ऊपर लेकर जाए, जिनका सिर्फ एक ही फ़र्ज होता है, सारंग एम्पायर, जिसके लिए उन्हें हार्डवर्क के साथ हार्ड स्टडी की ज़रूरत है, जो उन्हें सिर्फ यूएसए में मिलेगी। मृत्युंजय ने सख्त होकर कहा। जिसे सुन महक मृत्युंजय को घूरने लगी तो मृत्युंजय उसकी नज़रों को इग्नोर करते हुए बोला, मैं अपने फैसले नहीं बदलता महक। तो आप सीधा सीधा क्यों नहीं कहते? आपको उनके करियर की फिक्र नहीं है, बल्कि आप सारंग एम्पायर के लिए 2 नौकर लाना चाहते हैं जो जीते और मरते हुए सिर्फ कंपनी के बारे में सोचें। महक ने रूठ होकर कहा। जिसे सुन मृत्युंजय इग्नोर करते हुए बोला, तुम कहती रहो। महक मृत्युंजय की बात पर उसके चेहरे को पकड़ अपनी तरफ करते हुए बोली, जिस भाई के लिए आप हर वक्त रोते रहते थे, उस भाई ने आपको घर से बाहर निकाल दिया, सारे रिश्ते तोड़ दिए, और अभी भी आप उन लोगों के बारे में सोच रहे हो। उन जैसे एहसान फरामोश की मैं शक्ल देखना भी पसंद नहीं करती। आपके सारे भाई खुदगर्ज, सेल्फिश और नकारे हैं, जो सिर्फ आपके दम पर भौंकना जानते हैं। और अब देखना क्या हाल होगा उन सब का, सभी घुटनों के बल जाकर रोते हुए। मैं कभी कह रही थी, जब मृत्युंजय ने एक झनाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। मृत्युंजय की आंख के कोने से आंसू की एक लकीर बह गई। उसके हाथ कांप रहे थे जब वह गुस्से से महक पर चिल्लाया, तुम जानती क्या हो मेरे भाइयों के बारे में? होती कौन हो तुम उन्हें जज करने वाली? तुम मेरी बीवी हो, मुझसे जो चाहे कहो, लेकिन मेरे घर वालों को कहने का हक मैं तुम्हें क्या किसी को नहीं देता, समझी? बीवी हो, बीवी की हद में रहो। अगर आगे से तुमने मेरे भाई के बारे में कुछ भी कहा, तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा मैं महक। महक मृत्युंजय के मारने पर अपने गाल पर हाथ रख आंखों में आंसू लिए उसे देखते हुए बोली, क्या सच में मैं अपनी असली बात कही तो आपको चुभ गई? जाकर उस भाई के गाल पर थप्पड़ मारो ना, जिसने आपको घर से निकाल दिया। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। कहा, जिस वक्त हमें आपको सबके ढाल बनना चाहिए था, उस वक्त उन लोगों के मुंह से कुछ नहीं निकला, क्योंकि वो सभी चाहते थे कि आप उस घर को छोड़ दो, हम उस घर के छोड़ दें। मृत्युंजय महक की बात पर उसके जबड़े को कसकर पकड़ अपने दांत पीसते हुए बोला, सब नाटक है। मेरे भाइयों के लिए मैं अभी भी उतना ही ज़रूरी हूँ जितना पहले था। अमृत मुझ पर अभी भी उतना ही जान छिड़कता है जितना पहले छिड़कता था। ये सब नाटक है हमारा, दुश्मनों को सामने लाने के लिए। और कुछ सुनना चाहती हो तुम? मृत्युंजय की बात सुन महक बस उसे शांत नज़रों से देखने लगी। जिसे देखते हुए मृत्युंजय अपनी पकड़ उसके गाल पर और मजबूत करते हुए गुस्से से बोला, घूरना बंद करो, वरना मैं एक और तमाचा रसीद दूंगा। बहुत बोलने लगी हो तुम। जिसे सुन महक ने मृत्युंजय के हाथ को हटा एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया तो मृत्युंजय महक को घूरने लगा। जिसे देखते हुए महक मृत्युंजय को मारते हुए रोते हुए बोली, पहले क्यों नहीं बताया? सिद्धू बिल्कुल सही कह रहा था, आप लोग नाटक कर रहे हो। महक की बात सुन मृत्युंजय उसके दोनों हाथों को पकड़ते हुए उसे अपने पास लाकर बोला, मतलब? जिस पर महक आंखों में आंसू लिए मृत्युंजय को देखते हुए बोली, सिद्धू ने कहा कि आपका फ़ोन का जीपीएस ऑन है, जो अमृत भाई के फ़ोन से जुड़ा हुआ है, और आप दोनों बात कर रहे हो। जिसे सुन मृत्युंजय अपनी मुट्ठी बांधते हुए उसे गुस्से से बोला, ये साला। मृत्युंजय की गाली सुन महक उसे दूर धक्का देते हुए गुस्से से बोली, इतने जोर से थप्पड़ मारा मुझे, और मेरे भाई को गाली दे रहे हो? उसे अगर गाली दिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नाटकबाज कहीं की, नौटंकी, बेवजह सबको रुला रहे हो। मृत्युंजय महक के धक्का देने पर उसे कसकर पकड़ते हुए अपने पास लाकर बोला, मैं हाथ तोड़ दूंगा तुम्हारा, इसलिए मुझे मारा मत करो। जिसे सुन महक आंखों में आंसू लिए मृत्युंजय की तरफ देखने लगी तो मृत्युंजय उसके लाल पड़ चुके गाल को देखकर बोला, मैं आइस लेकर आता हूँ, बहुत जोर से लगी क्या? ये सुन महक गुस्से से मृत्युंजय को घूरते हुए बोली, मैं मार कर बताऊँ कितने जोर से लगा? तुमने अभी मुझे मारा, मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है। देखो मेरे गाल में तुम्हारे हाथ के निशान भी नहीं हैं। मृत्युंजय ने महक को अपने गाल को दिखाते हुए कहा। जिसे देख महक गुस्से में उसके गाल को बहुत जोर से काट ली
तुम मृत्युंजय चीख उठा और महक को छोड़ दिया। ये देख महक अपने गाल को सहलाते हुए अपने मुंह को साफ करके बोली, मज़ा आया? बड़े आए मुझे नाजुक कहने वाले। जिसे सुन मृत्युंजय महक को अपने पास लाकर उसके पीठ को अपने सीने से लगा उसके कंधे पर अपना सर रखते हुए बोला, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं। मृत्युंजय की बात पर महक अपना हाथ पीछे लाकर उसके बालों को सहलाते हुए बोली, आप फिक्र मत कीजिए मृत्युंजय, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा पहले की तरह। जिस पर मृत्युंजय अपने सिर पर रख महक के हाथ को एक हाथ से और उसके दूसरे हाथ को दूसरे हाथ से पकड़ मोड़कर उसके पेट पर रखते हुए बोला, मॉम और डैड ने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा महक, उन्हें कुछ चाहिए था तो सिर्फ मेरी खुशियाँ और कहते कि हमेशा अपने गुस्से पर कंट्रोल करो। महक मृत्युंजय की बात को ध्यान से सुन रही थी। जब मृत्युंजय हल्का सा सुबकते हुए बोला, कौन है वो जो मुझसे इतनी नफरत करता है कि अपनी नफरत के चलते उसने मेरे मॉम और डैड को मार डाला। ये कहते हुए मृत्युंजय के आंखों से आंसू की लकीर खींची। जब महक को अपने कंधे की पर गीलापन सा महसूस हुआ, वो मृत्युंजय के दोनों हाथ को अपने एक हाथ से पकड़ दूसरा हाथ उसके गाल पर रखते हुए बोली, आपको पता है पापा हमेशा कहते थे कि महक समय बलवान है, बीता हुआ कल वक्त वापस नहीं आता, इसलिए जो आज है मेरे आने वाला कल है उसे अच्छे से एंजॉय करो। मुझे पता है माँ और पापा को हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन उनकी यादें, उनकी खूबसूरत बातें, तजुर्बे जो उन्होंने विरासत में आपको दी हैं, जिन्हें याद करते हुए आप अपने दिल में उन्हें हमेशा रख सकते हो। महक की बात सुनते ही मृत्युंजय ने अपना सर हिला दिया और झूले पर आकर बैठते हुए महक से बोला, मुझे कुछ पल यहीं रहना है तो मैं भी आपके साथ रहूंगी। महक ने उसके बगल में बैठते हुए कहा। जिसे देख मृत्युंजय ने महक के गोद में अपना सर रख लिया तो महक उसके बालों को धीरे धीरे सहलाने लगे। बालकनी के दरवाजे के पास एकांश चुपचाप खड़ा उन दोनों को देख रहा था। वो धीमे कदमों से कमरे से बाहर निकला और सीधा शिवांश और अव्यक्त के कमरे में आ गया। एकांश जब वहां पहुंचा तो देखा अव्यक्त उठकर बैठा इधर उधर देख रहा था। जब उसकी नज़र एकांश पर गई, एकांश अव्यक्त की नज़र को खुद पर महसूस कर उसके पास आ गया तो अव्यक्त उसे देखते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या? एकांश अव्यक्त की बात को इग्नोर करते हुए बोला, जाओगे? अव्यक्त एकांश की बात पर अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोला, मैं मॉम को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जिसे सुनकर एकांश अव्यक्त को देखते हुए बोला, ब्रो डैड कहते हैं कि वो सबसे ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं। एकांश की बात पर अव्यक्त गुस्से से बोला, तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि तुम भी चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ और मैं मम्मी डैडी का प्यार सिर्फ तुम्हें मिले। एकांश अव्यक्त की बात सुनकर बोला, डैड के स्ट्रेंथ बनो, उनकी वीकनेस नहीं। अव्यक्त एकांश की बात को इग्नोर कर दिया। जिसे देख एकांश की आंखें छोटी हो गई और वो उसके हाथ को कस कर पकड़ते हुए बोला, डैड के स्ट्रेंथ बनो, वीकनेस नहीं। जिस पर अव्यक्त एकांश अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करने लगा तो एकांश गुस्से में बोला, डैड रो रहे हैं? व्हाट? अव्यक्त ने हैरान होते हुए कहा। जिसे सुन एकांश अपना सर हिलाते हुए बोला, आप उनकी बात नहीं मान रहे इसलिए डैडी रो रहे हैं। शिव भैया जा रहे हैं और आप उनकी बात नहीं मान रहे हो। अव्यक्त की एकांश की बात सुनकर रोते हुए बोला, मेरे सारे फ्रेंड्स के पास मम्मी पापा है तो मैं अपने मम्मी पापा को से दूर क्यों जाऊं? एकांश अव्यक्त के बाद 2 मिनट चुप रहने के बाद उसके हाथ को धीरे धीरे सहलाते हुए बोला, डैड कह रहे थे कि वहाँ पर उनके पुराने टॉयज़ हैं जिन्हें वो उसे देंगे जो वहाँ जाएगा। अगर आप नहीं जाओगे तो मैं चला जाऊँगा। अव्यक्त एकांश की बात सुनकर रोना छोड़ उसे देखते हुए बोला, तुम झूठ बोल रहे हो ना? झूठ बोले कौआ काटे। जिस पर एकांश जल्दी से अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोला, बिल्कुल नहीं। डैडी ने मुझसे कहा और पता है ना, डैडी अंश से झूठ नहीं बोलते। जिसे सुना अव्यक्त अपना सिर हिलाते हुए बोला, मुझे पता है डैडी अंशु से झूठ नहीं बोलते लेकिन मैं नहीं। और मैं आपको तो बात बताना भूल ही गया, वहाँ पर स्नोफॉल होता है
सुना है वो जगह बहुत ब्यूटीफुल है, वहाँ पर हॉर्स राइडिंग, स्केटिंग और टीचर्स अच्छे प्ले करवाते हैं। यहाँ के टीचर्स की तरह डांटते नहीं हैं। एकांश ने अव्यक्त की बात को बीच में काट कर कहा। एकांश की बात सुन अव्यक्त उसे घूरने लगा तो एकांश उसके टैब को उठाकर जल्दी से अमेरिका को दिखाने लगा और दिखाते हुए बोला, अंश डज नॉट लाई लुक। जिस पर अव्यक्त फोटोज को देखने लगा और उसकी आंखें चमक रही थी, जिसे एक नज़र देख एकांश तिरछा मुस्कुरा दिया और फिर से अव्यक्त को देखते हुए बोला, डैड कह रहे थे अगर आप उनकी बात मानोगे तो वो आपको मिनी कार गिफ्ट करेंगे जो आपकी फेवरेट वाली है वो। एकांश की बात सुन अव्यक्त अपना सर हिलाते हुए बोला, बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है और मैं तुमसे पहले जाऊंगा, फिर तुम वहां जाओगे तो तुम मेरी बात माननी होगी। ये कहते हुए अव्यक्त बहुत खुश नज़र आ रहा था, जिसे देख एकांश ने अपनी आंखें रोल कर ली तो अव्यक्त उसे पकड़कर बिस्तर पर सोते हुए बोला, चलो गुड नाइट। जिसे देख एकांश का चेहरा गुस्से से भर गया और वो अव्यक्त को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करने लगा, जिस पर अव्यक्त उसे कसकर पकड़ते हुए बोला, मैं तो चला जाऊंगा ना तो तुम अकेले हो जाओगे, इसलिए आज बस ब्रो को गले लगाकर सो जाओ। जिसे सुन एकांश गहरी सांस भर अपनी आंखें बंद कर ली। सीमांश अपने बिस्तर पर लेटा उन दोनों को देख रहा था। एकांश की चालाकी को देखकर वो हल्का सा मुस्कुरा दिया और करवट बदल कर सो गया। एक लड़की ने रोते हुए अपना हाथ बिस्तर पर मारते हुए कहा, जिसकी बात को इग्नोर करते हुए वो आदमी उसे गले से पकड़ बिस्तर पर दबाते हुए इंटीमेट होने लगा। जब उसके प्राइवेट कमरे से बाहर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। बॉस, बुरी खबर है। जिसे सुन उस आदमी की पकड़ बिस्तर पर लेटी लड़की के ऊपर मजबूत हो गई, जिससे वो लड़की चीखने लगी। जब 2 मिनट बाद उसे कमरे में पूरी खामोशी फैल गई, जिसके बाद वो आदमी उसके ऊपर से उठा। उसके लंबे बाल जो उसके चेहरे पर आ रहे थे उन्हें समेट कर रबर से बांधते हुए बिस्तर से उतर अपना लोअर पहनकर सिगरेट पीते हुए दरवाज़ा खोला और अपने सामने खड़े आदमी से बोला, पहले कचरे को साफ करो। जिसे सुन उस आदमी ने बिस्तर की तरफ देखा, जहां उस 18 साल की लड़की के शरीर पर नोचने और दांत के काटने के निशान थे और शायद उसे काफ़ी वक्त से टॉर्चर किया जा रहा था, जिसे वो बर्दाश्त ना कर सकी और वो बेहोश हो चुकी थी। जिसे देखते हुए उस आदमी ने अपना सर हिला दिया तो वो आदमी सिगरेट कस भरते हुए बाथरूम में चला गया, जिसके जाने के बाद उसे कमरे को पूरी तरीके से क्लीन कर दिया गया। जब वो आदमी नहाकर बाहर निकला और टेबल पर रख वाइन के गिलास को उठा दीवार पर टांगी एक खूबसूरत सी लड़की को चीयर्स करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग बीबी, तुमने देखा ना, मैं बिस्तर पर अभी भी उतना ही अच्छा हूँ। इतना कहकर वो तिरछा मुस्कुराते हुए कमरे से निकल लिविंग हॉल में आ गया और जिस आदमी ने दरवाज़ा खटखटाया था उसकी तरफ बिना देखे बोला, रॉबिन बैड न्यूज़। जिस पर रॉबिन थोड़ा घबराते हुए बोला, आप कल ही अफ्रीका से लौटे और पूछो मृत्युंजय के बिल्ला में कितने की चिंता जली, उस आदमी ने पूछा। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखिए। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।